Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक ही वीडियो के अंदर, आपके पास पूरा वीडियो के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके। और इसके साथ ही हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका पूरा लिस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा डियर। होपफुली आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हों और आप प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, ताकि हम लोग मोटिवेट हों आगे भी और इकोनॉमिक्स की वीडियोस डालने के लिए। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या है। तो ये देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर है वो आपको बेसिकली इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके रिकॉर्डिंग के बारे में बताता है। जैसे कि इससे पहले वाला चैप्टर भी आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उस पर ही पढ़ा है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से इसमें भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में बात करी गई है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है आपके पास? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है डियर, जिसके अंदर पीरियोडिकली यानी ईयरली आप कह सकते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं जो हमारे देश के रेजिडेंट्स और बाहर के लोगों के बीच में होती है। यानी जो बाहर के देश के साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, चाहे वो गुड्स हैं, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो पैसे का लेन देन है, ट्रांसफर, वो सारा का सारा रिकॉर्ड करा जाता है जिस अकाउंट के अंदर। उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी ये वो अकाउंट है जिसमें आपकी कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी लेन देन है पैसे से रिलेटेड, वो सारा का सारा ईयरली बेसिस पर एक पर्टिकुलर पीरियड का रिकॉर्ड करा जाता है। और आप फाइनली ये जज कर सकते हैं कि हमारे देश ने बाहर के देश से टोटल पैसा लेना है या देना है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं मजाकिया पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं अपने स्टूडेंट को समझाती हूं तो मैं ऐसा कहती हूं, क्योंकि हमारे देश का ज्यादातर देनदारी ही बनती है, इसलिए इस चैप्टर का नाम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ये सिर्फ एक जोक के तौर पर है, ऐसा कुछ रियल में नहीं है। तो हम बैलेंस ऑफ रिसिप्ट क्यों नहीं रखते, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों रखते हैं? तो हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि जनरली हमारी रिसिप्ट जो है वो कम होती है कंपैरेटिवली, हमें आउट ऑफ द वर्ड जो रेस्ट ऑफ द वर्ड है उसको देना ज्यादा है, इसीलिए हम इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। दिस इज नॉट द ट्रुथ, ये जस्ट जोक है। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या है, अब देखिए इसमें क्या इसका मीनिंग लिख रखा है। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स में सिस्टमैटिक तरीके से ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है और एनालिसिस निकाला जाता है, सेम बैलेंस ऑफ पेमेंट में है। तो इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जिनमें पैसे का लेन देन है। अकाउंट्स की अगर आप फीचर देखे हो या आपने लिमिटेशंस देखी हो 11th क्लास में, तब आप लोगों ने ये पढ़ा है कि अकाउंट सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो पैसे में कन्वर्ट होता है, दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी किसी को सिंपैथी से आपने पैसे दे दिए या फिर आपने समाज सेवा के लिए कुछ कर दिया, उनको इंक्लूड नहीं करता, राइट? तो यहां पर भी यही कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें सिस्टमैटिकली उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है जो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होती है। तो इस पूरी डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। पहला, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ये, सिस्टमैटिक तरीके से ट्रांजैक्शंस को, और कौन सी ट्रांजैक्शन? ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी 1 साल या 6 महीने या फिर क्वार्टरली, जैसे भी ये रिकॉर्ड करा जाए, ठीक है? तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम फिक्स होता है। तो क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हमें बाहर के देश से क्या क्या मिला और हमने बाहर के देश को क्या क्या पे करना है, वो सारा रिकॉर्ड करा जाता है। और फाइनली ये देखा जाता है कि हमें बाहर से पैसा आया कितना और हमें बाहर वालों को देना कितना है, यानी हमारे देश से आउटफ्लो कितना होगा और हमारे देश में इनफ्लो कितना होगा, राइट? तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को हमने एक समराइज्ड फॉर्म में लिखकर दिया है, जो कि बुक्स में जनरली नहीं लिखा हुआ। तो हमने इसको एक टी शेप नेचर दिया है क्योंकि हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट के तौर पर बताया गया है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है, लाइक एन अकाउंट। डेबिट में सारे आउटफ्लोज मेंशन है, जहां जहां से आपके देश का पैसा जाएगा, ठीक है? और क्रेडिट साइड में सारे आपके देश में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यानी बाहरी देशों से इनफ्लोज मेंशन है।
तो कहां कहां से आउटफ्लो होता है, कहां कहां से इनफ्लो होता है। जैसे कि अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास पैसा आएगा, इसे क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए। अगर आप सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे भी पैसा आएगा, उसे भी क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए। यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जैसे हमारे कोई रिश्तेदार या फिर भाई बंधु अगर बाहर रहते हैं और वो कमाते हैं और हमारे यहाँ भेजते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक तरफा, क्योंकि हमने कुछ काम नहीं करके दिया उनको, उन्होंने बस हमारे को पैसे भेज दिए। एक्सपोर्ट में क्या है कि हमने उनको सर्विसेज दी तो हमें पैसा मिला, हमने उनको गुड्स दिए तो हमें पैसा मिला। लेकिन ये यूनिलेटरल क्यों होती है? ये बाइलेटरल्स है, इनमें दो तरफा चीजें हो रही है, आप कुछ दे रहे हैं और ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने दिया नहीं लेकिन वहां पर आपको कोई सर्विसेज नहीं दी, कोई गुड्स नहीं दिए, बट वहां से आपके पास पैसे आ गए, आपके जो भी बच्चे हैं या जो भी आपके रिश्तेदार हैं वो आपको भेज रहे हैं। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। एंड द लास्ट इज कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। अगर फॉरेनर जो है वो इंडिया में आकर कुछ एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं या शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, इस तरीके की चीजों को, एसेट्स जिसे कह सकते हो आप, एसेट्स, उनको जब परचेज करते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में और वहां वो लोग यहां हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। तो ये चार मेन कैटेगरी हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्रेडिट साइड पे, जहां से आपके देश में पैसा आता है। जब हम गुड्स को बाहर के देशों को बेचते हैं, जब अपनी सर्विसेज बाहर के देशों को देते हैं, बाहर के देशों में हमारे लोग कमा रहे हैं, वो हमारे देश में पैसा भेज रहे हैं। और अगर फॉरेनर्स जो हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो लोग हैं, वो हमारे देश में आकर एसेट्स वगैरह बाय करते हैं। बिल्कुल इसका अपोजिट भी तो होता है ना, आउटफ्लो पर्सपेक्टिव, यानी अगर हमारे देश में इंपोर्ट करा जाता है गुड्स का तो हमारे देश से पैसा चला जाएगा, हमारे देश में सर्विसेज का इंपोर्ट करा जाता है तो हमारे देश से पैसा चला जाएगा। अगर कोई फॉरेनर्स यहां पर रहते हैं, कमाते हैं और वो पैसा अपने देश में भेजते हैं तो यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड। इसी तरीके से अगर हमारे लोग बाहर के देश में कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, बिजनेस परचेज करते हैं, घर खरीदते हैं या कोई भी और एसेट्स परचेज करते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह कुछ भी, तो हमारे देश का जो पैसा है वो बाहर के देश में आउटफ्लो हो जाता है। तो ये इन्हीं को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कहा जाता है डियर, क्योंकि इनमें पैसे का लेन देन है। यही चार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। इन्हीं को जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहा जाता है और इनको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना और इनसे फाइनली ये रिजल्ट निकालना कि आपके देश में इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर है, ज्यादा है या कम है, जिससे आप ये जज कर सकते हैं कि आपके देश में बाहर के देश से पैसा फाइनली आना है, नेट पेमेंट आनी है या आपने नेट पेमेंट करनी है, या सब बराबर है, जितना पैसा आया है उतना ही चला गया है। तो ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से आपको पता चलता है, राइट। चलिए और इसके बारे में जानते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कुछ चीजें हम लोगों ने लिखी हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इसमें सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड, उसको विजिबल आइटम बोला जाता है क्योंकि दिख रहा है ना, गुड्स दिखते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी विजिबल है, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, उनको बोलते हैं इनविजिबल आइटम। और तीसरा था यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड और कैपिटल ट्रांसफर, तो इनको बोला जाता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे बड़ा फीचर ये है कि वो सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो विजिबल है गुड्स के तौर पर, इनविजिबल है सर्विसेज के तौर पर, यूनिलेटरल ट्रांसफर है या कैपिटल ट्रांसफर है, राइट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके पास किस तरीके का कंसेप्ट है, इट्स नॉट अ स्टॉक कंसेप्ट, एक पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेट नहीं होता, फॉर द ईयर, यानी पूरे साल में जो भी पैसे का आना जाना हो रहा है, फॉर द ईयर, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर। जब भी ड्यूरिंग द ईयर वाली बात आती है तो आपके पास कौन सा कंसेप्ट हो जाता है, फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उस पर लिखा होता है फॉर द ईयर एंडेड, ड्यूरिंग द ईयर आप डिटेल लिख रहे हैं जो भी आपने साल भर में करा, ये नहीं कि साल के एंड में कितना आया या साल के एकदम 31 मार्च को पैसा कितना आया या गया, वो नहीं, पूरे साल में जितना भी पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, तो ये पूरा साल चल रहा है ना, इट्स अ फ्लो कंसेप्ट, राइट। और ये बिल्कुल अकाउंटेंसी की तरह डबल एंट्री सिस्टम पर बनाया जाता है, इसी वजह से इसके डेबिट साइड में आउटफ्लोज और क्रेडिट साइड में इनफ्लोज होते हैं, राइट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीन नेचर हो सकते हैं, या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड हो जाएगा, बैलेंस्ड जो कि जनरली हमारे देश में देखने को नहीं मिलता, कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड के एकदम बराबर हो, यानी जितना पैसा बाहर के देश जा रहा है उतना ही पैसा हमारे देश में आ रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो बड़ी बड़ी मशीन्स करते हैं, जिसका काफी ज्यादा पैसा होता है कंपैरेटिवली, बड़ी बड़ी मशीन्स या बड़े बड़े जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट जो है वो मसाले या छोटी मोटी चीजें
एक्सपोर्ट की क्वांटिटी तो ज्यादा है लेकिन उसका मनी वर्थ ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए जनरली बैलेंस्ड बीओपी तो देखने को बहुत कम मिलता है। बैलेंस्ड बीओपी का मतलब ये हुआ कि आउटफ्लोज आर इक्वल टू इनफ्लोज इन आवर कंट्री, डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड। नाउ सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आपके क्रेडिट साइड यानी जो आपके इनफ्लोज हैं बाहर के देश से, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से जो पैसा आ रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तब होगा सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि जनरली हमारे देश में हमें देखने को मिलता है, दैट इज डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, राइट। कि हमारे जो आउटफ्लोज हैं, आउटफ्लोज जो कि आपने देखा था, इंपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड या कैपिटल ट्रांसफर टू अब्रॉड, ये ज्यादा है, यानी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। आप कह सकते हैं एक्सपेंसेस ज्यादा हैं रिसिप्ट से, इसीलिए डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपको देखने को मिलता है आपके देश में, राइट। चलिए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को फाइनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में देखिए, अभी हमने आपको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट था उसमें 4 मेन आइटम कराई थी, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल ट्रांसफर। बस उसी से डिफरेंशिएट कर लीजिए। उन 4 आइटम्स में से 3 आइटम करंट अकाउंट में डाल दी गई, और जो कैपिटल है वो थोड़ा अलग नेचर का होता है ना, रेगुलर नेचर का नहीं होता, तो कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा अलग डाल दिया गया। एसेट्स जो चीजें हैं उस अकाउंट में कैपिटल ट्रांसफर्स को ही इंक्लूड करा गया, और विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल को हमने करंट अकाउंट में इंक्लूड कर लिया, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में हम लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक अकाउंट ही है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है, सारा लेन देन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फाइनली हम ये रिजल्ट निकालेंगे कि हमारे देश ने बाहर के देशों को पैसा देना है या उनसे लेना है, राइट। तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो हम कंपोनेंट को बिल्कुल इसी तरीके से उसी टेबल के थ्रू, उसी अकाउंट के थ्रू आपको समझाएंगे। तो हमने आपको बताया था करंट अकाउंट, करंट अकाउंट को भी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। उसमें से एक पार्ट रखा गया है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें सिर्फ गुड्स को लिया गया, क्योंकि ट्रेड मीन्स गुड्स, राइट। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो 4 आइटम्स आती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, सब आता है। उसका एक पार्ट है करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट का भी एक पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये हमने अभी आपको करंट अकाउंट बनाकर दिखाया जिसमें 4 चीजें आएंगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज भी हम आपको मेंशन करेंगे यहाँ पर। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड क्रेडिट साइड पर, इंपोर्ट ऑफ गुड आपके पास डेबिट साइड पर, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इससे आपके पास क्या निकल कर आ जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का पार्ट है, और करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। इसका मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। चलिए, इसमें क्या क्या चीज आती है करंट अकाउंट में, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट ऑफ गुड, ठीक है, इनफ्लोज हैं, इनसे पैसा आ रहा है, यहां से पैसा जा रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर आपने सर्विसेज दी हैं तो पैसा आएगा। अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं, डॉक्टर्स की, टीचर्स की या फिर लॉयर्स की, किसी की भी सर्विसेज आपने इंपोर्ट करी हैं, तो उससे आपके पास पैसा चला जाएगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, यानी हमारे रिश्तेदार बाहर से पैसा भेज रहे हैं तो आ जाएगा, और यहां पर रहने वाले लोग जो कमा रहे हैं वो अपने बाहर देश में भेज रहे हैं, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड। इसके अलावा एक और चीज इसमें मेंशन है करंट अकाउंट में, ऑपरेटिंग सरप्लस रिसिप्ट। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है डियर, आप लोगों ने नेशनल इनकम में पढ़ा है, किसी के पास जमीन एक्स्ट्रा है, जैसे मैं जिस घर में रहती हूँ मेरे पास एक और घर है, तो मैं उसे रेंट पे चढ़ा दूंगी, सरप्लस है ना मेरे पास। अगर मेरे पास पैसा है जिसमें मैं अपना लाइवलीहुड चला लेती हूँ, एक्स्ट्रा पैसा है, तो लोन पे दे दूंगी, इंटरेस्ट मिल जाएगा, और दिमाग एक्स्ट्रा है तो बिजनेस चला लेंगे। तो इसी तरीके से हम इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी जो भी मेरे पास सरप्लस प्रॉपर्टी है, सरप्लस पैसा या सरप्लस दिमाग है, उसका इस्तेमाल कर कर हमारे पास ये 3 तरीके की अर्निंग हो जाती है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, राइट। अगर कोई भी पर्सन यहां पर आपके पास प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ाता है, ठीक है, सॉरी, अगर हमारा कोई पर्सन जो है वो बाहर से रेंट पे चढ़ाकर, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाकर वो पैसा अपने देश में भेज रहा है, ठीक है, या फिर बाहर लोन दे दिया, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके पास, या वो बाहर बिजनेस कर रहा है, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस रिसिप्ट। यानी हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो वहां पर या तो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा दें, वहां से रेंट रिसीव हो जाए, अपना पैसा बाहर वाली कंपनीज को लोन दे दें, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स या किसी भी और तरीके से लोन दे दें, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो आपके पास आ जाएगा। प्रॉफिट जो है, यानी बिजनेस अगर वहां पे आप कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और वहां से प्रॉफिट अर्निंग आ रही है, तो ये भी आपकी करंट अकाउंट के क्रेडिट पोर्शन का पार्ट है। और बिल्कुल अपोजिट,
अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाकर यहाँ से पैसा अपने देश में भेज रहा है, हमारे देश के लोगों को लोन देकर यहाँ से कमाया हुआ इंटरेस्ट अपने देश में भेज रहा है और यहाँ पर बिजनेस खोलकर यहाँ का प्रॉफिट बाहर अपने देश में भेज रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस पेमेंट, राइट। तो ये जो 4 चीजें हैं ये आपके पास करंट अकाउंट के पार्ट है, जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज व्हाट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जिस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के 3 नेचर हो सकते हैं, उसी तरीके से करंट अकाउंट के भी बैलेंस्ड करंट अकाउंट हो सकता है, सरप्लस करंट अकाउंट हो सकता है और डेफिसिट करंट अकाउंट हो सकता है। बैलेंस्ड कब होगा, जब आउटफ्लोज और इनफ्लोज बराबर हो जाएंगे। सरप्लस कब होगा, जब क्रेडिट यानी इनफ्लोज ज्यादा होंगे आउटफ्लोज से। और डेफिसिट कब होगा, जब आउटफ्लोज जो है वो ज्यादा होंगे इनफ्लोज से, राइट। यानी आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है, तो वो आपके पास हो जाता है डेफिसिट करंट अकाउंट, राइट। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका कंपोनेंट है, करंट अकाउंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट को 2 ही अकाउंट में डिवाइड करा गया, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, राइट। करंट अकाउंट में वो 4 चीजें आ गई, अब कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं, उसमें कैपिटल ट्रांसफर्स आ जाएंगे, लेकिन कैपिटल ट्रांसफर को भी ब्रॉडली समझना जरूरी है। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, राइट। इन्हीं चीजों को आप पॉइंट में बना दीजिएगा, हमने इसे अकाउंट की शेप में बनाया, आप इन्हीं चीजों को पॉइंट में बना दीजिएगा, राइट। चलिए क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ये कैपिटल ट्रांसफर्स कहलाते हैं। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड यानी अपने बाहर के देश से हमारे देश ने अगर कोई लोन लिया तो पैसा आ गया, इनफ्लोज हो गया, ठीक है। अगर कोई बाहर का बंदा हमारे देश में आके कोई इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे कोई बिजनेस खरीदता है या कुछ भी और चीज, किसी भी तरीके की चीजें खरीदता है, एसेट्स वगैरह परचेज करता है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, पैसा आ गया हमारे देश में क्योंकि उसने यहां आके इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद रखिएगा, हाँ आपने पैसा बोरो किया उससे भी आपके पास पैसा आ गया, किसी फॉरेनर ने यहां आके इन्वेस्ट कर दिया उससे भी पैसा आ गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो फॉरेन करेंसी होती है वो भी एक एसेट होती है डियर, फॉरेन करेंसी। हमारे देश में अगर फॉरेन करेंसी पड़ी है, ठीक है, और उसका विड्रॉल कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, विड्रॉल का मतलब होता है सेल करना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है फॉरेन करेंसी को अपने रिजर्व्स में से, इसका मतलब वो मार्केट में उसको बेचेगी तो क्या होगा, पैसा आएगा ना। तो विड्रॉल, जो फॉरेन रिजर्व का विड्रॉल होता है, तो उससे भी इनफ्लोज जो हैं वो हमारी कंट्री के इंक्रीज हो जाते हैं। बिल्कुल इसके अपोजिट, अगर हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को लेंड करती है, लोन यानी उधार देती है, या हमारे देश के लोग बाहर किसी कंट्री के अंदर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं, तो हमारे देश का पैसा बाहर के देश में चला जाएगा यानी आउटफ्लो हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहा है, गवर्नमेंट बाय कर रही है, एडिशंस और लेकर आ रही है, फॉरेन रिजर्व्स डॉलर और आ रहे हैं, एडिशंस हो रहा है, इसका मतलब कंट्री ने डॉलर बाय किए हैं, और इसका मतलब बाय करने के लिए आपकी कंट्री का पैसा कम हुआ है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये भी कैपिटल अकाउंट का एक एक्स्ट्रा पार्ट है। तो करंट अकाउंट में हमने आपको रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वाला अलग बताया, और कैपिटल अकाउंट में ये फॉरेन रिजर्व वाला, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो हमें ये नजर आया कि उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, बट यार एक्चुअली में इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को पूरा देखें तो एक करंट अकाउंट होता है पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, जो स्टार्टिंग के 3 है, फिर कैपिटल अकाउंट होता है। एक और चीज होती है जो आपसे 1 मार्क में पूछी जाती है, दैट इज एरर एंड ओमिशंस। ये क्या है, जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मैच नहीं करता, जो कि मैच करना चाहिए, अगर वो मैच नहीं करता तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आई है वो ये शो कर रही है कि आप अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, यानी आप अपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज को बराबर नहीं कर पा रहे हैं। दैट शोज द इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। बैलेंसिंग आइटम ये होती है आपके पास, और उसे बोला जाता है एरर एंड ओमिशन। तो बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने कंपोनेंट हैं, तो 3 कंपोनेंट हैं, याद रखिएगा। करंट अकाउंट जो कि 3 आइटम लेता है, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर, और ऑपरेटिंग सरप्लस भी। कैपिटल अकाउंट में आपके पास कैपिटल ट्रांसफर आता है जिसमें बोरोइंग्स आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स आता है और फॉरेन रिजर्व आता है, राइट। एंड एरर एंड ओमिशन जिसके अंदर आपके पास क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर आती है जो ये शो कर रही है कि आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो करंट अकाउंट में क्या क्या आ गया, विजिबल आइटम आ गई थी आपके पास,
इनविजिबल आइटम आ गई थी, दैट इज सर्विस, यूनिलेटरल ट्रांसफर आ गया था आपके पास, और इसके अलावा हमने ऑपरेटिंग सरप्लस यानी रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट का भी आपके साथ डिस्कस करा था। और अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट की कंक्लूजन फॉर्म में, इसमें बोरोइंग और लेंडिंग आ गई। अगर आप बोरो कर रहे हैं तो इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड आ गया, राइट। और इसके अलावा फॉरेन रिजर्व वाली चीज को जरूर याद रखिएगा, फॉरेन करेंसी जो है उसका बाइंग और सेलिंग। अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, और अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा जा रहा है, राइट। और इसके बाद इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप मुझसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। सबसे पहले इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं, और हमने इनको डिफरेंस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि ज्यादा अच्छा रहे आपको याद करने में। देखिए, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं ऑटोनॉमस आइटम के बारे में सब कुछ, या ऐसे पढ़ेंगे तो दोनों के डिफरेंस फॉर्म में क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट कमाने के लिए करी जाती है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे हैं। कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ऐसा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट कमाने के लिए करा गया है, जैसे कि गुड्स बेचना या सर्विसेज बेचना या खरीदना या एसेट बेचना खरीदना, ये सारी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हैं जो आपने प्रॉफिट कमाने के लिए करी। अब जब आपने ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस करी, यानी करंट अकाउंट, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन जनरली आपको कहां देखने को मिलेगी, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी, ठीक है। जैसे कि आप एसेट वगैरह परचेज कर रहे हैं तो वो कैपिटल अकाउंट का भी पार्ट है। इस दौरान जब आप ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मैच नहीं कर रहा। क्यों? बिकॉज आपकी पेमेंट ज्यादा हो गई है और आपकी रिसिप्ट्स कम है, यानी आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ज्यादा है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कम है, इन्वेस्टमेंट बाहर के देश में आप ज्यादा कर रहे हैं, वो लोग कम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपकी पेमेंट ज्यादा बन गई और रिसिप्ट कम है। अब उसको अकोमोडेट करने के लिए, अब उसको बैलेंस करने के लिए आपको जो ट्रांजैक्शन करनी पड़ती हैं उनको बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, दैट इज बोरोइंग। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट बोरोइंग। यानी अब आपको पता है आपकी पेमेंट ज्यादा हो गई और आपके रिसिप्ट्स कम है, तो आपको बैलेंस तो करना ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को। तो वो बैलेंसिंग करने के लिए आप पैसा मार्केट से उधार उठाओगे, वो है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, राइट। तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कि मैं अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, एसेट का खरीदना बेचना, यानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में आपको ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन देखने को मिल रही है। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मैच नहीं करता, ठीक है। क्यों? आपके पास डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, यानी आपके जो डेबिट है, यानी जो आउटफ्लो है वो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, पैसा जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है। अब आपने बैलेंस करना है। अकोमोडेट और बैलेंस एक ही बात होती है, अकोमोडेट करना है उसको, तो उसके लिए आप बोरोइंग्स करोगे, ऐसी कोई भी चीज करोगे, वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं, राइट। चलिए अब इसको डिफरेंस फॉर्म में पढ़ लेते हैं। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन विच हैव सम इकोनॉमिक मोटिव, राइट, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन यहां पर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट कवर अप नहीं हो पा रहा, इक्वल नहीं आ पा रहा, उसके गैप को फिल करना, राइट। इसमें क्या क्या आता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें आपके पास ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में आती हैं। और अकोमोडेटिंग की अगर बात करी जाए, बोरोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अकोमोडेटिंग। अगर हम बात करें ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कहाँ है, करंट अकाउंट में तो है ही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में भी है, एसेट्स खरीदना बेचना, है ना, वो भी हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही करते हैं। अगर हम अकोमोडेटिंग की बात करें, वो सिर्फ कैपिटल में ही है, बोरोइंग्स और लेंडिंग, राइट। तो कैपिटल अकाउंट में ही आपको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन देखने को मिलती हैं। इनको बोलते हैं अबव लाइन आइटम्स, यानी ये पहले ही हो जाती हैं। फिर जब हम बैलेंसिंग करते हैं तब हमारे पास ये आती है, तो इसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम, राइट। ये ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट है, ये इन पे नहीं डिपेंड करती कि आप बोरोइंग कितना करोगे उस हिसाब से हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे, नहीं, पहले ये ट्रांजैक्शंस होती हैं। इन ट्रांजैक्शन का क्या नेट इफेक्ट रहेगा उसी से डिसाइड होगा ना कि आपको फाइनली कितना बोरो करना पड़ेगा। तो एक तरीके से जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस क्या आएगा। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन
बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो बैलेंसिंग है उस पर, उन ट्रांजेक्शन पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहती। ये तो ऑटोमेटिकली आप बस करते रहते हैं। जैसे आप बिजनेस बढ़ाने के लिए जो भी आप प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रांजेक्शन करते जा रहे हैं, फाइनली जब आपका प्रॉफिट आया, लॉस आया, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आप बोरो कितना करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या स्टेट है उससे डिसीजन लिया जाएगा कितना बोरो करना है, यानी कितना अकोमोडेशन करने की जरूरत है, यानी कितना बैलेंसिंग करने की जरूरत है। तो आई होप आधे घंटे के अंदर हमने आपको ये चैप्टर समझाया, आपको यूजफुल लगा हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। किसी भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स को लेकर हमें थोड़ा सा डाउन लगता है। अगर आप बात करें कि काफी लोग हमें कहते हैं मैम इकोनॉमिक्स डालिए, लेकिन इकोनॉमिक्स को देखकर हमें कोई इतना अच्छा जो है वो फीडबैक नहीं मिल रहा, तो मोटिवेशन नहीं मिलता। तो हम लोग यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो लोग इकोनॉमिक्स की वीडियो देखते हैं, प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, तभी आप शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।